नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समय मिला हुआ है। सो आपका ध्यान सिर्फ जेआरएफ पर होना चाहिए। सोने वक्त, जगने वक्त, हर वक्त आपको जेआरएफ ध्यान में होना चाहिए। किसी भी हालात में इस बार हमें यूजीसी नेट द्वारा जो कंडक्ट किया जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमें जेआरएफ निकालने हैं। तो दोस्तों, यूजीसी नेट 2018 के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से मैं 1 to 60 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका था। अब नेक्स्ट 61 से मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस लेक्चर में। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न में 61 क्वेश्चन में पूछा गया, विकास प्रशासन के विषय के उद्भव के संबंध में निम्नलिखित कथनों या तथ्यों पर विचार कीजिए। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया है। तो प्रथम ऑप्शन कहता है, विकास प्रशासन पद की रचना सर्वप्रथम यूएल गोस्वामी 1955 में की थी। सेकेंड ऑप्शन कहता है, यूएसए की सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की तुलनात्मक राजनीतिक संबंधी समिति ने इसे बौद्धिक आधार प्रदान किया था। थर्ड ऑप्शन कहता है, यह लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन का उत्पाद है। और फोर्थ ऑप्शन कहता है, विकसित देशों, विकसित राष्ट्रों के संबंध में इसकी पृथक पहचान है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विकास प्रशासन खासकर जो है ये विकासशील देशों के लिए लाया गया था। तो आप नहीं भी इस प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से जान रहे हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड लागू कर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि 10 प्लस क्वेश्चन इस प्रकार के रहेंगे जो आपको 100% मालूम नहीं होगा, 90% भी मालूम नहीं होगा। और उन 10 क्वेश्चन को आपको एलिमिनेशन मेथड, कुछ इस तरह के प्रश्न रहेंगे जिससे आपको फ़ायदे करेंगे एलिमिनेट मेथड लगाकर। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, जिनमें से आपका 1 कट जाएगा, फोर्थ और सेकंड भी कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ थर्ड आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 61 क्वेश्चन का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 62 क्वेश्चन जो कहता है, लोक नीति का विकास किससे आरंभ होता है। तो ऑप्शन है कि नीति संबंधी मांगों से, लक्षित समूह की पहचान से, एजेंडा या कार्य सूची के विनिर्माण से, साथ ही कहता है मुद्दों के विनिर्माण से। तो दोस्तों, लोक नीति का जो आरंभ होता है वो फोर्थ ऑप्शन होगा, मुद्दों के विनिर्माण से। 63rd क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, द मिनिमम एज टू बी द मेयर ऑफ ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसमें ये बातें कहा जा रहा है, क्वेश्चन जो हिंदी में है, 74 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर निगम का जो मेयर है, नगर निगम के मेयर की न्यूनतम आयु कितनी होती है, वो जो कि कितने वर्ष के मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए वो इलेक्टेड मिनिमम एज हो सकते हैं। तो जो इनका एज है 21 ईयर्स। पंचायत में जो मुखिया हैं वो भी 21 ईयर, अगर वो 21 ईयर के हो चुके हैं तो पंचायत में भी वो खड़े हो सकते हैं। 64 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मैच द फॉलोइंग पूछ दिया गया है। दोस्तों, थिंकर और उनके जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनमें से कुछ शब्द को लाकर यहाँ पर डाल दिया गया है। तो 64 में देखिए, MP फॉयलेट, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल, वुड्रो विल्सन। हम सभी जानते हैं कि वुड्रो विल्सन साहब के जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स
के बारे में कहा था। और हेनरी फ्योल जो हैं एलिमेंट्स एंड मैनेजमेंट। और आप देखेंगे कि लूथर गुलिक का है एक्सिक्यूटिव फंक्शन। और लास्ट जो है लूथर गुलिक का कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट। तो इनका जो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होगा, राइट आंसर है 64 का। 65 है, देखिए ये करंट से पूछ दिया गया था। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रहने योग्य सूचकांक प्रतिवेदन 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को रहने योग्य शहर में प्रथम वरीयता पर रखा गया था? तो पुणे है, तिरुपति है, इंदौर है, चंडीगढ़ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा पुणे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी रिपोर्ट है, कोई न्यू योजना है, उससे संबंधित आपको ध्यान में रखना है और आपको सिलेबस प्रतिदिन देखना है, तो आपको मालूम चलेगा कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 में कहता है नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो प्रथम ऑप्शन कहता है एक सहायक अभिकरण है, एक संवैधानिक अभिकरण है, एक स्टाफ अभिकरण है, या एक लाइन अभिकरण है। तो दोस्तों जो आपको मालूम होना चाहिए कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। नीति आयोग जानते ही हैं 1 जनवरी 2015 में लाया गया था। और साथ ही साथ ये भी सवाल पूछे गए हैं। और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और ये क्या है? थिंक टैंक है। और ये इनका जो आंसर होगा सहायक अभिकरण है। ये क्या है? सहायक अभिकरण है। लाइन अभिकरण क्या होता है? लाइन में है कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उद्देश्य को प्राप्ति किया जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन स्टाफ क्या है? लाइन में लाइन को स्टाफ द्वारा सहायक मतलब सहायता किया जाता है। तो इनका आंसर क्या होगा? थर्ड सहायक अभिकरण है नीति आयोग। नेक्स्ट है दोस्तों 67। इसमें कहता है निम्नलिखित में से क्या नौकरशाही के वेबर प्रतिमान के बारे में सही नहीं है? कीवर्ड आपको देखना है कि क्या है, नहीं है। तो प्रथम ऑप्शन कहता है दक्षता की वृद्धि में विश्वास करना है, अनौपचारिक संगठन की पहचान करना है। थर्ड कहता है पद सोपान के सिद्धांत का कठोर अनुपालन करना है। और फोर्थ ऑप्शन है लिखित दस्तावेज के रख रखाव पर जोर देना है। तो आप जानते ही हैं कि मैक्स वेबर ने अनौपचारिक संगठन जो है उनके बारे में कुछ ऐसा बातें जो अपने नौकरशाही के वेबरियन प्रतिमान में है, ऐसी कोई बातें नहीं कही थी। तो ये ऑप्शन क्या होगा इनका? अनौपचारिक संगठन की पहचान करना है। औपचारिक पर विशेष ध्यान दिया जाता है नौकरशाही के वेबर प्रतिमान पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। 68 में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया? कौन से नियामकीय जो इसमें से कौन ऐसे हैं जो कि नियामकीय प्राधिकरण नहीं हैं? तो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेकेंड है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, थर्ड है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और फोर्थ ऑप्शन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों जो नियामकीय प्राधिकरण रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या फेलिक्स ए निग्रो द्वारा प्रतिपादित लोक प्रशासन के अर्थ के संबंध में सही है? तो देखिए निग्रो जो थे, निग्रो लोक प्रशासन के बारे में अच्छे तरीका से परिभाषित किया था, तो उन्हीं के बारे में पूछ दिया गया है। प्रथम ऑप्शन कहता है यह लोक व्यवस्था में एक सहयोगी समूह प्रयास है। सेकंड कहता है इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक शाखाएं और उनके अंतर संबंध शामिल होते हैं। थर्ड है यह राजकीय मामलों में अनुप्रयुक्त प्रबंध की कला और विज्ञान है। फोर्थ ऑप्शन कहता है इसका समुदाय
को सेवा प्रदान करने में अनेक निजी समूहों और व्यक्तियों के साथ निकट संबंध होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें आप ये देखिए कि क्या एलिमिनेशन मेथड लग सकता है, ऐसा नहीं है। तो इस 1 2 4 थर्ड जो है, थर्ड कहता है यह राजकीय मामलों के अनुप्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान है। या ऐसा निग्रो साहब ने लोक प्रशासन के अर्थ में नहीं कहा है। तो इनका जो ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन है, राइट आंसर इज 4, 1 2 और 4। थर्ड ऑप्शन नहीं होंगे ये वाले। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 69 का फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कहता है, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। सो मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक बराबर देखें, क्योंकि कुछ प्रश्न 15+ क्वेश्चन इस प्रकार हैं जो कि डायरेक्ट कोई चेंजिंग नहीं रहता है, वो पूछे जाते हैं। तो इसमें कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर द यूनियन बजट इन इंडिया। इसमें कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से वित्त मंत्रालय किस जो है में से वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग जो है वो संघीय बजट तैयार करता है। तो प्रथम ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, सेकेंड ऑप्शन कहता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, थर्ड ऑप्शन कहता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और फोर्थ ऑप्शन कहता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो हम सभी को मालूम है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बजट तैयार करने में इनकी ही भूमिका रहती है। तो आपको याद रखना है आर्थिक मामले का विभाग जो ही है जो बजट तैयारी करने में इनका ही योगदान रहता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, सो आपको याद होने चाहिए। 71 जो क्वेश्चन कहता है कि द रूल ऑफ लैप्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग इनहेरेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये क्वेश्चन कहता है कि बजट सिद्धांत के रूप में व्यापकता का नियम किस सिद्धांत में अंतर्निहित है। तो प्रथम जो ऑप्शन है एस्टिमेशन शुड बी क्लोज, सेकेंड है फ्रॉम ऑफ एस्टिमेट टू करस्पॉन्ड टू फ्रॉम ऑफ अकाउंट्स, थर्ड कहता है एनुअलिटी ऑफ द बजट, फोर्थ है वन बजट फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इसमें बजट सिद्धांत के रूप में व्यापकता का नियम किस सिद्धांत पर लागू होता है। तो इनका जो एस्टिमेशन शुड बी क्लोज कहने का है आकलन का जो निकट होना चाहिए, आकलन जो भी किया जाता है उसका निकट होना चाहिए, प्रथम जो ऑप्शन है। सेकेंड कहता है कि आकलन का प्रारूप लेखा जो है प्रारूप के अनुरूप होना चाहिए। थर्ड जो कहता है कि बजट की वार्षिकता होना चाहिए और फोर्थ है कि ऐसी वित्तीय लेन देन एक बजट में हो। तो इसका जो आंसर होगा एनुअली ऑफ द बजट हो जाएगा जो रूल ऑफ लैप्स है। तो आप देखेंगे कि बजट की वार्षिकता इसकी आंसर हो जाएगा 71 का। अब 72 क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन कहता है एक्स वाई और जेड राज्यों में पी आर और टी पंचायत है और क्यू एस एवं यू शहरी प्रशासन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन 14वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश के अनुसार मूलभूत और कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में सही है। तो देखिए 14वें वित्त आयोग के बारे में पूछा गया है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया है। आप जब 2 बार इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट मालूम चल जाएगा कि इसमें यही बात कहा जा रहा है कि किसको कितना दिया गया है, कितने % प्राप्त होगा, अनुदान दिया जाएगा। तो डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। तो एक्स राज्य एक्स का आर कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में 20% प्राप्त होगा। सेकेंड ऑप्शन कहता है राज्य एक्स का पी कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में 15% प्राप्त होगा। थर्ड कहता है राज्य वाई एस मूलभूत अनुदान के रूप में 80% प्राप्त होगा। और
जो फोर्थ ऑप्शन है राज वाई का यू मूलभूत अनुदान के रूप में 90% प्राप्त होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर है थर्ड है। आप इस प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तभी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएंगे। 73 देखिए कथन कारक से पूछा गया है। तो दोस्तों आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्टेटमेंट संबंधी 2005 से 2019 के बीच जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी स्टेटमेंट को मैं एक जगह इकट्ठा कर दिया हूं, तो आप वहां जाकर रिवीजन देख सकते हैं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है जिला कलेक्टर एक ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर हाथी सवारी करते हैं। ये कथन किसका है? बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा जा सकता है कि कहता है कि जिला कलेक्टर एक ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर हाथी सवारी करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा रेमसे मैकडोनाल्ड जो है का ये कथन है, जिला कलेक्टर एक ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर हम सवारी करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि जो अभी जून वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं डायरेक्ट ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट रिपीट किए जाते हैं। तो कथन कारक आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट संबंधी जितने भी प्रश्न हैं एक जगह है, आप जाकर देख सकते हैं। 74 जो क्वेश्चन है, 74 क्वेश्चन कहता है एक्सक्लूटिव ऑथोरेटिव लीडरशिप स्टाइल वाज एडवोकेट बाय। तो इस प्रश्न में कहता है कि नेतृत्व की सत्तावादी और शोषणकारी शैली की वकालत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें फेल्डर है, विलियम रेडिन है, रीनस लिकट है और रॉबर्ट जे हाउस है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा रेनिस लिकट होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि रेनिस लिकट ने प्रबंधन के 4 प्रकार दिए थे, 1, 2, 3, 4, जिनमें से प्रथम था उनका शोषक निरंकुश, तो सेकंड है उदार निरंकुश, थर्ड है परामर्शीय निरंकुश, उनके बाद जो है फोर्थ है भागीदारीपूर्ण सामूहिक। तो आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेनिस लिकट का जो सेकेंड प्रबंधन है वो किससे रिलेटेड है? तो उदार निरंकुश है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? रेनिस लिकट। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा पंचायतों की शक्तियों के बारे में सही नहीं है? तो प्रथम ऑप्शन है मादक द्रव्यों की बिक्री और उपभोग संबंधी विनिमय। सेकंड ऑप्शन है अनुसूचित जाति जनजाति या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्ज देने का नियंत्रण होना चाहिए। और थर्ड है ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन। फोर्थ है भूमि अधिग्रहण में अनिवार्य परामर्श का अधिकार। तो दोस्तों जो 1996 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के बारे में शक्तियों के बारे में जो सही नहीं है वो हैं, आप देखेंगे कि इसका आंसर ये हो जाएगा। ये देने का कोई कर्ज देने का कोई नियंत्रण नहीं था, इसमें ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। 76 क्वेश्चन है। इसमें कहता है द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन 000 फॉसिल फ्यूल एनर्जी, जीरो वेस्ट एंड जीरो इमिशन इज कॉल। तो डेवलप्ड अर्बनिज्म और इनके बाद इंटेलिजेंट है बैलेंस अर्बनिज्म, ग्रीन अर्बनिज्म। मतलब इसमें जो हरित, इसका आंसर होगा हरित शहरवाद, जो जिनके बारे में कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य जीवाश्म ईंधन ऊर्जा, शून्य अपशिष्ट और शून्य उत्सर्जन आधारित सिद्धांत कहलाता है। तो देखिए ग्रीन जो शहरवाद है इन सभी को ख़त्म करने के लिए लाया गया है। तो ये हो जाएगा ग्रीन शहरवाद अर्बनिज़म्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। 77 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों के सेवानिवृत्ति की आयु 60 से
बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। तो 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है कि 39 है, 42 है कि 40 है। तो दोस्तों मैं आपको एक लेक्चर, जब आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ें बताए हुए हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक हैं जो कि बराबर उससे पूछे जाते हैं। तो एक टॉपिक हमारा संविधान संशोधन भी है और देखिए कितने गहराई से पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 की गई है। तो इसमें कौन आंसर होगा? फर्स्ट 77 का फर्स्ट हो जाएगा, जो कि आंसर है। 41 अमेंडमेंट में ये बात लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों को 60 से 62 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 78 में देखिए, इसमें भी कथन पूछा गया है, प्रशासन न की तलवार महान समाज में अस्थाई शक्ति की कुंजी है, यह किसने कहा था? तो वालेस वी डोनहम, एडम्स ब्रूक, थर्ड है चार्ल्स ए बियर्ड, फोर्थ है पॉल्स पियर्स। इसका आंसर होगा चार्ल्स ए बियर्ड। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी कथन एक जगह है 2005 से 2019 के बीच, तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। 79 देखिए क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान के भाग 5 में कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक संस्था की आधारभूत संरचना है? तो अनुच्छेद 148 से 151, अनुच्छेद 150 से 151, अनुच्छेद 149 से 152 और केवल 151। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक है नियंत्रण महालेखा परीक्षक का अधिकार आर्टिकल। तो प्रथम हो जाएगा अनुच्छेद 148 से 151। मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि आपको आर्टिकल कैसे याद करना है। पहले भाग को, भाग के सामने जो होगा आर्टिकल, उसको भी याद करना है। देखिए इससे भी सवाल पूछे गए हैं। तो प्ले लिस्ट में मैंने एक लेक्चर ये भी डाले हुए हैं कि हाउ टू लर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, तो आप इसे समझ पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में महालेखा नियंत्रक CGA के उद्गम का उल्लेख है? तो आपको याद रहना चाहिए कि ये नियंत्रण महालेखा परीक्षक नहीं है, ये CGA का उद्गम का उल्लेख दिया गया है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इनका जो आंसर होगा 150 में नियंत्रण महालेखा नियंत्रक CGA का उद्गम का उल्लेख है, न कि 151, 148 ये नहीं होगा, ये भी नहीं, और 149 भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। 80 का आंसर क्या होगा दोस्तों? फोर्थ। तो इसमें ध्यान रखना है, CGA का उद्गम पूछा गया है। तो दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है? आप कमेंट लाइक ज़रूर करें। आपसे हमारी विनती है कि कम से कम आप लाइक करें। लाइक से ही हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का एक प्रोत्साहित मिलता है। तो सिर्फ आपके लिए मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं। आप पूरी मेहनत करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सफलता में मैं योगदान कर सकूँ। तो आप मेहनत करें। थैंक यू, धन्यवाद।